जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और इस सत्संग में बहुत कुछ छुपा है। हमारे कई सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और अपनी बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रेणु चोपड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के साथ मेरी ब्यूटीफुल जर्नी को, जो कि इस जन्म में स्टार्ट हुई थी 7 मार्च 1997 को। तब गुरु जी उन दिनों चंडीगढ़ में ही थे। गुरु जी 1401 सेक्टर 33 में रहते थे। तो संगत जी, ऑल ऑफ सडन उस दिन शिवरात्रि का दिन था। मैं मंदिर से आई तो हमारे कोई रिलेटिव है, वो आए हुए थे और वो कहते हैं कि गुरु जी के सत्संग पर चलना है। तो हमने भी सोचा कि चलो चले जाते हैं और हम चले गए। वहां जाकर देखा कि इतना प्यारा दरबार, इतना अनोखा दरबार इससे पहले कभी आज तक नहीं देखा। 1401 के साथ वाला एक प्लॉट खाली था, जो कि अब भी खाली ही है। वहां पर टेंट लगे हुए थे, गुरु जी का सत्संग चल रहा था। इतना सुंदर रूप गुरु जी का। गुरु जी ने ब्राइडल रेड चोला डाल रखा था। वो राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, उनका रूप इतना सुंदर कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और गुरु जी वहाँ बैठे हुए थे और डॉली गुलेरिया जो कि सिंगर है, वहाँ पर पंजाबी गीत गा रही थी। और वहाँ जाकर ऐसा लगा जैसे कि हम किसी हेवन में आ गए, स्वर्ग में आ गए। तो जो हमें लेकर गए थे वहाँ पर गुरु जी के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि रेणु मत्था टेको। 1 मिनट तो मन में आया कि किसी इंसान को मत्था टेके। तो दोबारा उन्होंने कहा कि रेणु मत्था टेको। मैंने गुरु जी को मत्था टेका, चरण स्पर्श किए और जैसे ही मैंने चरण स्पर्श करके गुरु जी की तरफ ऊपर देखा तो गुरु जी ने ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई कि निहाल कर दिया। और वो कृपा दृष्टि आज तक दिल में बसी हुई है और मेरी पूरी रूह को उन्होंने माला माल कर दिया उस कृपा दृष्टि से। और संगत जी, सारे जन्मों जन्मों के लिए गुरु जी ने मुझे अपना बना लिया। और वहां जाके मेरे मन में विचार आया कि मैं बचपन से शिव जी की भगत हूँ और यही है मेरे भोलेनाथ। आज शिवरात्रि का दिन है और मुझे मेरे भोलेनाथ मिल गए। बस संगत जी, वहां पर हम बैठे रहे और आप सबको तो पता ही है कि गुरु जी के दरबार में कितनी मौज, कितनी बहारें हैं। गुरु जी की इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कि वहां से हटने का दिल ही नहीं करता। बट फिर भी बच्चों को स्कूल जाना था अगले दिन, तो हम उठ करके आ गए। उसके बाद संगत जी ऐसी लगन जुड़ गई कि रोज शाम को मन करे कि बस गुरु जी के पास अब चले जाना चाहिए। और मैं शाम को अपने अंकल से कहती कि चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं, तो मुझे बड़े अनमने मन से गुरु जी के पास ले जाते थे। एक दिन संगत जी, मैंने गुरु जी से प्रे की, गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी या तो अपना प्यार मुझसे छुड़ा दो या फिर मेरे हस्बैंड का प्यार आपसे जुड़ा दो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, नेक्स्ट डे से ही मेरे हस्बैंड ने बोलना शुरू कर दिया कि गुरु जी के यहाँ चलें। बस संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के पास जाने की जर्नी शुरू हो गई। हम रोज जाते रहे और संगत जी, गुरु जी की मुझ पर इतनी रहमत रही कि मैं जब भी चरण स्पर्श करके मत्था टेक करके उठती थी तो गुरु जी मुझसे कोई ना कोई बात जरूर कर लिया करते थे। कभी मुझसे पूछ लेते कि नाम की है, फिर कभी पूछ लेते कि किथों आंदे हो, फिर कभी मेरे घर का नंबर पूछते तो मैं अपने घर का नंबर बता देती। तो संगत जी, घर आकर के मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि वाह गुरु जी तो तेरे नाल बड़े हंस की गल्ला करते हैं, मेरे तो गुरु जी गल ही नहीं करते। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब हम कल जाएंगे ना तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन गुरु जी से करवा दूंगी। तो जब हम नेक्स्ट डे गुरु जी के पास गए तो गुरु जी अपने आसन पर नहीं बैठे थे, वो नीचे बैठे हुए थे और हम भी गुरु जी के पास उनके सामने जमीन पर बैठ गए और मैंने अपने हस्बैंड की इंट्रोडक्शन करवाई कि गुरु जी ये मेरे पति देव। तो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड की पीठ पर 2 बार थपथपाया और कहा कि आया करो।
गुरुजी ने यह भी कहा कि तेरी वाइफ चंगी है। तो संगत जी ये सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर थी, क्योंकि दुनिया के मालिक ने, महाराज ने ऐसा कह दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं गुड हूँ। और तो और संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी बिलीव करना शुरू कर दिया कि आई एम गुड। बस संगत जी ऐसे ही हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। तो संगत जी 1997 में जितने भी गुरुजी के सामने फंक्शंस हुए, प्रोग्राम्स हुए, वो इतने प्यारे, इतने अच्छे होते थे कि ऐसा लगता था कि साक्षात धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। फिर संगत जी थोड़े दिनों के बाद बैसाखी का फंक्शन आया। तो वैसे ही 1401 के पास वाला जो प्लॉट खाली था, वहाँ पे बैसाखी का फंक्शन चल रहा था। गुरुजी के सामने लाइनें लगा करती थी, लोग चरण स्पर्श करते थे और प्रसाद लेकर के बैठ जाया करते थे। गुरुजी ने तो पहले इमरतियों का प्रसाद दिया और उसके बाद संगत जी गुरुजी के आगे लाइन लगी हुई थी और गुरुजी सबको कैसेट प्रसाद दे रहे थे। और मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मुझे भी कैसेट प्रसाद मिले। तो जैसे ही मेरी बारी आई मैंने मत्था टेका, पर गुरुजी ने मुझे कैसेट प्रसाद नहीं दिया। अब मेरा मन उदास हो गया। ऐसे एक दिन हम लोग गुरुजी के सामने उनके सत्संग में बैठे हुए थे, तो नवराज अंकल ने आकर के मुझे 2 कैसेटें दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है बैसाखी पर नहीं मिली लेकिन अब मिल गई। और जब हम वापस जाने लगे तो मुझे बाहर नवराज अंकल मिल गए। तो मैंने कहा कि नवराज अंकल आपने खुद दिए मुझे कैसेटें? तो नवराज अंकल कहने लगे कि साड़ी की औकात तेनू कैसेटा देन दी। ऐ तो गुरुजी ने क्या सी कि रेड सूट वाली आंटी ने कैसेटा दिया ता मैं लेके आया। तो संगत जी ऐसा सुनकर के तो मेरा मन भाव विभोर हो गया। तो मैं बहुत बहुत खुश हुई कि चलो कि गुरुजी ने उस समय नहीं लेकिन आज मुझ पर कृपा की। और वो जो कैसेटें थी वो डोली गुलेरिया आंटी की थी, जो फंक्शंस में वो गाया करती थी उनकी। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने इतनी ज्यादा कृपा की कि मुझे बर्तनों की सेवा मिली। और संगत जी गुरुजी की दया से गुरुजी के बर्तन करने का मौका मिला और संगत के भी बर्तन करने का मौका मिला। एक दिन संगत जी मैं किचन में बर्तन की सेवा कर रही थी, तो वहाँ एक लड़की थी। तो मैंने उस लड़की से पूछा संगत जी कि हमें तो गुरुजी 10-11 बजे तक भेज देते हैं, आप कितनी बजे तक रुकते हो? तो वो कहने लगी कि मैं तो गुरुजी जब आज्ञा देते हैं तब जाती हूँ, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके सामने से, उनके दरबार में से हटने का मन ही नहीं करता था। बस दिल करता था कि हम गुरुजी के सामने बैठ करके सिर्फ गुरुजी को देखते रहे। और फिर संगत जी उस दिन जिस दिन मैं उस लड़की से किचन में बात कर रही थी, गुरुजी जो कि ओमनी प्रेजेंट है, हर पल की, हर क्षण की, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ उन्हें मालूम होता है। उस दिन गुरुजी ने मुझे 1:45 बजे तक बिठाए रखा। और संगत जी बिलीव कीजिए मन इतना खुश हो गया। और उसके बाद तो गुरुजी कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे तक बिठाए रखते थे। और संगत जी इतनी देर तक जो संगत गुरुजी के सामने बैठा करती थी, 10-12 संगत, गुरुजी उन्हें दोबारा से लंगर करवाया करते थे। और संगत जी उस लंगर का स्वाद बहुत बहुत अलग हुआ करता था। और गुरुजी के पास से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आया करती थी, कभी रोज की, कभी जैस्मिन की, कभी सैंडलवुड की। तो संगत जी इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी कि ऐसा लगता था कि वो फ्रेग्रेंस हमारे तन मन में समा रही हो। और कई बार तो पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग खुशबू के झोंके आया करते थे। फिर भी संगत जी मेरे लॉजिक माइंड में कभी कभी आ जाया करता था कि शायद गुरुजी परफ्यूम लगा करके आते हैं तभी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक बार संगत जी अप्रैल 1997 की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं अपने बेडरूम में बैठ करके मैगजीन पढ़ रही थी। उस न्यूज़पेपर में एक मस्क डियर का आर्टिकल था। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो मस्क डियर में जो मस्क होती है उससे मेडिसिन बनती है और उसकी फ्रेग्रेंस बनती है, परफ्यूम बनती है, फूड की फ्लेवरिंग बनती है। और वो जो मस्क है वो फूड की फ्लेवरिंग में भी काम आता है, परफ्यूम में भी काम आता है। और संगत जी वो पढ़ते पढ़ते ही मैं गुरुजी के बारे में सोचने लग गई कि गुरुजी के पास तो न जाने कितनी कस्तूरियां होंगी जो गुरुजी के पास से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। और संगत जी मैं मैगजीन बंद करके गुरुजी की याद में खो गई। उसी दिन संगत जी हमारे रूम में इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, तो गुरुजी ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। तो संगत जी उस टाइम पहली बार गुरुजी ने मुझे शिव के रूप में दर्शन दिए, हमारे घर में दर्शन दिए। एक दिन शाम को 6:30-7 बजे हम लोग गुरुजी के यहाँ जाने के लिए तैयार थे। और जब हम तैयार हो रहे थे जाने के लिए तो एकदम से फिर बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को बुलाया कि देखो देखो गुरुजी की खुशबू आ रही है। हम नतमस्तक हो गए गुरुजी के सामने, हमने गुरुजी से हाथ जोड़े। तो संगत जी उस दिन जब हम लोग 10-11 बजे वापस आ रहे थे तो हमें नवराज अंकल मिल गए बाहर ही गुरुजी के। तो वो मुझे
कहते हैं कि चोपड़ा आंटी ना आज शाम को गुरुजी तुम्हें याद कर रहे थे। और संगत जी सुनकर के मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इस ना चीज को गुरुजी याद कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि कैसे गुरुजी मुझे याद कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी पूछ रहे थे कि भांडे कौन मांजता है। और संगत जी मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने एटलीस्ट मुझे याद किया और हमारे घर में ही गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। ऐसी संगत जी गुरुजी ने हमें इतना ज्यादा प्यार दिया और वो प्यार याद करके मन भाव विभोर हो जाता है। आपको संगत जी 15 अप्रैल की भी बात सुनाती हूँ। 15 अप्रैल की बात है कि एक धनु आंटी आते थे सत्संग में, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि ये मेरा एड्रेस है, मैं 5 सेक्टर में रहती हूँ और कल गुरुजी अपनी संगत के साथ हमारे घर आएंगे, आप सबने भी आना है। तो ठीक है संगत जी, हम लोग अगले दिन उनके घर चले गए। जब उनके घर गए तो ड्राइंग रूम में संगत बैठी हुई थी और डोली गुलेरिया आंटी अपना सिंगिंग का प्रोग्राम दे रही थी। और संगत जी ऑलरेडी बहुत सारी संगत बैठी हुई थी, तो मुझे जो स्थान मिला वो गुरुजी से 10 फीट पीछे स्थान मिला बैठने के लिए। अब संगत जी मेरा मन न लगे और मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी तो मुझे अब देख ही नहीं सकते। अब संगत जी जैसे ही मैंने ये सोचा कि गुरुजी तो मुझे देख ही नहीं सकते, इतने में गुरुजी ने 45 डिग्री में अपना हेड टर्न किया और गुरुजी की आंख से एक ब्लू और सिल्वर रे निकली जो मुझे पेनेट्रेट कर गई। और संगत जी वो रे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे तन मन को हिला गई। पता नहीं गुरुजी ने कितनी कृपा की होगी, इस बात का जवाब सिर्फ गुरुजी के पास ही होगा, मुझे नहीं पता। फिर गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को भी क्योर किया था। संगत जी उन दिनों गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे और वो एक हाथ से प्रसाद दिया करते थे तो हमारे दोनों हाथ भर जाया करते थे। और संगत जी 7-7 8-8 बार तो कई दफे गुरुजी चाय प्रसादी पिला दिया करते थे। तो संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी मौजें कराई है, तो हम सोचते हैं कि गुरुजी ने एक ही घंटे में कितना कितना हमें एंजॉय करवाया। उन दिनों संगत जी एक डेली सनशाइन अखबार छपा करता था, तो संगत जी उस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं वो गुरुजी के पास आया करते थे। तो एक बार मैं संगत में बैठी हुई थी और डेली सनशाइन न्यूज़पेपर वाले जो एडिटर है वो और उनकी वाइफ और वो दोनों गुरुजी के कमरे से बाहर निकल रहे थे। और जो उनकी वाइफ थी वो अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में ठूस कर बाहर आई और वो बड़ी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। मैंने बोला कि क्या हो गया, तो कहती है वो आंटी कहती है कि गुरुजी ने आज मेरी चोरी पकड़ ली। तो मैंने कहा कि क्यों आंटी क्या हुआ? तो आंटी कहती कि मैं पंडितों के यहाँ गई थी तो गुरुजी ने मेरी चोरी पकड़ी और आज मुझे कहा कि क्यों आंटी तो पंडितों के यहाँ गई थी, पता नहीं क्या करने जाती है, पंडितों के यहाँ नहीं जाया जाता, ऐसे ऐसे चक्कर में डालेंगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, संगत जी की बर्तन वगैरह सारे हो गए थे और हम 10-12 संगत बचे हुए थे। तो इतने में संगत जी हम जब बैठे हुए थे वहां पर तो 40-45 साल के एक अंकल वहां आए और अभी वो अंकल दरवाजे के पास ही थे। तो गुरुजी ने उन्हें बोला, और की हाल है तेरा, आ गया तू, हाथ वाथ ना देखिया कर, तेरा दिमाग खराब हो जाऊगा, हाथ वाथ देखना छड़ दे। वो गुरुजी के पास आकर के गुरुजी के कान में खुसुर पुसुर करने लग गया और मैं गुरुजी से करीब 3 से 4 फीट की दूरी पर बैठी थी। तो मैं स्क्रॉल कर करके गुरुजी के पास आ गई। तो मैंने कहा कि गुरुजी इनको मेरा हाथ भी दिखवा दो। तो गुरुजी ने मुझे ना बोल दिया और मुझे इतनी शर्म आई। और मैं आज भी सोचती हूँ कि दुनिया के मालिक जो हाथों की लकीर बदल दिया करते हैं और मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरा हाथ दिखवा दो, वो मेरी कैसी मूर्खता थी। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर संगत जी थोड़े दिनों बाद राखी का त्योहार आया। तो उस दिन हम जाने लगे तो पता नहीं किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे ऐसा बोला कि राखी अपने पर्स में डाल ले, और मैंने एक राखी अपने पर्स में डाल ली और फिर मैं वहां पर गुरुजी के पास आकर के सत्संग में बैठ गई। इतने में क्या हुआ कि लाइन लग गई और मैंने सोचा कि शायद ये प्रसाद की लाइन होगी, लेकिन संगत जी वो प्रसाद की लाइन नहीं थी, वो आंटियों की लाइन थी जो गुरुजी को राखी बांध रही थी। अब संगत जी गुरुजी कुछ आंटियों से राखियां बंधवा रहे थे और कुछ आंटियों की जो राखी है वो अपने हाथ में ले रहे थे, लेकिन गुरुजी इतने कृपालु, इतने दयावान, उन्होंने मुझसे राखी बंधवा ली। मुझे गुरुजी की कलाई पे राखी सजाने का मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो इतने में एक आंटी के पास सिंदूर की डब्बी थी, तो मैंने कहा कि आंटी थोड़ा मुझे दे दो प्लीज। तो उन्होंने मुझे दे दी और मैंने उसमें से थोड़ा सिंदूर लेकर के गुरुजी के फॉरहेड पर ओम नमः शिवाय बोल करके टीका लगा दिया और फिर मैंने सिंदूर की डब्बी बंद करके मैंने अपने पास रख ली। फिर वो आंटी मुझे उस दिन दिखाई नहीं दी। तो संगत जी जब मैं अगले दिन वापस जाने लगी तो मैंने सोचा कि सिंदूर की डब्बी रख लेती हूँ, वो आंटी जब दिखेंगी तो मैं उन्हें वो डिब्बी दे दूंगी। और जैसे मैंने वो डिब्बी खोली वो तो सिर्फ वेलवेट की डब्बी थी, उसमें सिंदूर नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर कि
उन्होंने मुझे राखी बांधने का मौका दिया और अपने फोरहेड पे तिलक लगाने का मौका दिया। गुरुजी आप बहुत बहुत धन्य हो, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आप संगत जी एक दिन की बात बताती हूँ, हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे और गुरुजी लड्डू प्रसाद बांट रहे थे और मेरी बारी आने तक लड्डू प्रसाद का सिर्फ चूरा चूरा बचा हुआ था। अब संगत जी जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मेरे हाथ में प्रसाद दिया और अपनी फिंगर जोर से टैप भी की। फिर पता नहीं गुरुजी को ये दिमाग में क्या आया, उन्होंने मेरे राइट कलाई बहुत जोर से पकड़ ली और मुझसे पूछते हैं कि तू मेरी पक्की चेली है कि कच्ची। संगत जी वैसे तो मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, पर गुरुजी के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी। गुरुजी के आगे कुछ भी बोला नहीं जाता था। गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, तो हमारी जुबान नहीं खुला करती थी गुरुजी के सामने। तो जब उन्होंने बहुत देर तक मेरी कलाई पकड़े रखी तो फिर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि गुरुजी आपको तो पता ही है, पर आज मेरा दिल करता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूँ गुरुजी पक्की पकोड़ पक्की पकोड़ पक्की पकोड़, मैं आपकी पक्की पकोड़ चेली हूँ। फिर ऐसे ही 30 अक्टूबर का दिन आया, दिवाली थी उस दिन, और उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया और उसके बाद गुरुजी फिर चंडीगढ़ से चले गए। उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ में फंक्शंस पर आते तो थे पर गुरुजी रहने नहीं आए, उसके बाद चले गए और उसके बाद हमारी क्या हालत हुई होगी वो हम ही जानते हैं। आप सोचिए संगत जी, हम रोज गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, रोज गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और गुरुजी वहां से चले गए तो जो हमारी हालत हुई होगी वो आप सोच सकते हैं संगत जी। और संगत जी हम पागलों की तरह इधर उधर घुमा करते थे कि शायद हमें गुरुजी का कुछ पता लग जाए, और जब हम 33 में जाते थे तो बस यही जवाब मिला करता था कि गुरुजी नहीं मिलेंगे। एकदम से जिंदगी हमारी वीरान हो गई। फिर एक दिन संगत जी अप्रैल 1998 में एक कार्ड आया, वो इनविटेशन कार्ड था और उदयपुर में गुरुजी को किसी केमिकल प्लांट का इनॉग्रेशन करना था। अब जैसे इनवाइट आया तो हमारे मन में तो इतना चाव कि वहाँ गुरुजी को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। और फिर चंडीगढ़ से हम 27 आवर्स की जर्नी करके हम उदयपुर पहुंचे तो गुरुजी ने दर्शन दिए साक्षात, और गुरुजी ने हमें अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। और फिर गुरुजी ने हर एक फैमिली को एक चांदी का ग्लास भी दिया। फिर गुरुजी ने केमिकल प्लांट का इनॉग्रेशन किया। संगत जी मैं गुरुजी के इतने ही पास थी और जब गुरुजी सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे मैं उन्हें नीचे ला सकती थी, उनके साथ नीचे आ सकती थी, पर मैं परे हो गई और मुझे इस बात का आज तक मलाल है कि मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। मैं गुरुजी के साथ नीचे आ सकती थी। पता नहीं गुरुजी मेरा क्या कल्याण करना चाहते होंगे जो मैंने मिस कर दिया। सॉरी गुरुजी। अब संगत जी मैं आपको 2011 की बात बता रही हूँ। 2011 में मुझे थायराइड हो गया और जब मैंने ऑल बॉडी चेकअप करवाया तो उसमें थायराइड आया, और जिस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया था वो मेरी फ्रेंड थी। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड से आप मेडिसिन लिखवा ले थायराइड की। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने कहा कि हमारी लैब इतनी अच्छी नहीं है, आप है ना किसी रिप्यूटेड लैब से करवा लो फिर दवाई खाना। और मैं काफी टेंशन में आ गई कि मेरी मॉम को भी है, मेरी सिस्टर को भी है, और कहीं मुझे थायराइड ना हो जाए, सुबह सुबह मुझे दवाई खानी पड़ेगी। फिर भी मैंने गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो गुरुजी जो कि अंतर्यामी है अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। और ऐसे ही पंचकुला में आहूजा अंकल के यहाँ सत्संग था, तो जहाँ पंचकुला में आहूजा अंकल के यहाँ सत्संग था वहाँ हम बर्तनों की सेवा कर रहे थे। तो चंडीगढ़ के एक अंकल है सैनी अंकल, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो बाहर भी शोर था, अंदर बर्तनों का भी शोर था। तो हमने थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, बस मैंने थोड़ा सा कुछ सुना कि गुरुजी ने मेरी गोली छुड़वा दी। तो इतने में सैनी अंकल बाहर वाटर की बोतल लेकर आए। तो इतने में मैंने सैनी अंकल को आवाज दी कि सैनी अंकल इधर आओ और हमें भी अपना सत्संग सुनाओ। तो जब सैनी अंकल पास में आए तो मैंने बोला कि अंकल आप अंदर क्या सुना रहे थे, वो गोली वाला सत्संग। तो जब वो मेरे पास में आए ना संगत जी, तो उन्होंने अपना जो जल प्रसाद है वो अपने दोनों हाथों से मेरे फेस पर स्प्रिंकल कर दिया। लेकिन संगत जी वो बिल्कुल अनजाने में किया गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ गुरुजी ने ही उनसे करवाया है। हम घर आए उस दिन और नेक्स्ट डे मैंने पीजीआई से अपने सारे टेस्ट करवाए और उस टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया, और उस दिन के बाद से मुझे कभी थायराइड की शिकायत नहीं हुई। गुरुजी ने बीमारी लगने से पहले ही मुझे क्योर कर दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब संगत जी मैं आपको बच्चों की पढ़ाई का भी सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने उन्हें गाइड किया। संगत जी जब मेरा बड़ा बेटा 10th में था तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इसे क्या करवाएं। तो मैंने पूछा कि गुरुजी इसे मेडिकल करवाएं या नॉन मेडिकल। तो गुरुजी कहते हैं आर्ट्स करवाओ इसे। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड इंजीनियर,
तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू नॉन मेडिकल कर ले। तो मेरा बेटा पूछने गया कि गुरुजी मैं नॉन मेडिकल कर लूं? तो गुरुजी ने कहा कि ओके है। तो गुरुजी ने ओके बोला और एनी हाउ उसने नॉन मेडिकल कर ली। अब संगत जी मेरे बेटे ने नॉन मेडिकल की और ऐसे ही उसने लॉ का एग्जाम दे दिया और उसका लॉ में बहुत अच्छी रैंक आई। तो वो कहता है कि मुझे लॉ करनी है और पापा कहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और संगत जी गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे साक्षात दिल्ली में। गुरुजी मौका दे दिया करते थे बात करने का। तो मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने पूछा कि गुरुजी गल कर ला? तो गुरुजी ने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी बेटे की इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो गई, लॉ कॉलेज भी हो गई, अब इसको क्या करना चाहिए गुरुजी? तो गुरुजी ने अपने सिंहासन के वहां पर 3 बार टैप किया। तो गुरुजी ने कहा कि लो और लो ही करे। तो गुरुजी के कहे अनुसार उसने लो ही किया एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। और ऐसे ही संगत जी मैं अपने यंगर सन की बात बताती हूँ। मेरे छोटे बेटे के टाइम पर तो गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में ही नहीं थे और मन में बड़ा डाउट था कि वो क्या करे क्या ना करे। तो एक दिन डॉक्टर पुनीत ने कहा कि आंटी बद्दी में गुरुजी का सत्संग है और वैसे ही 2 बसेस आ रही हैं तो आप भी आ जाओ। और हम भी चले गए संगत जी। और जब मैं वहां से लौट करके आई संगत जी तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा और की हाल है बच्चा दा, छोटे वाले की इंजीनियरिंग हो गई? तो गुरुजी के सपने के अनुसार मेरे छोटे बेटे ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। अब उसकी हायर स्टडीज का मामला था। तो 2014 में सत्संग हो रहा था गुरुजी का। अब संगत जी 2014 में पंचकुला में सत्संग था और वहाँ एक डॉक्टर आंटी थी, वो मेरे पास आई और मुझे कहती है कि मुझे ना रात को गुरुजी का ड्रीम आया। उनके सपने में मेरा छोटा बेटा कह रहा है कि मेरी एडमिशन ना गुरुजी ने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब इस तरह गुरुजी ने उसकी हायर स्टडीज का भी बता दिया एंड सब्सिक्वेंटली ही वेंट टू यूएस। अब संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2012 में हम लोग अमेरिका गए घूमने के लिए। अब बच्चे वहां पर संगत मिस कर रहे थे तो हमने इंटरनेट से संगत का एड्रेस निकाला और उनसे मिलने गए और वहां पर सिर्फ 4-5 संगत ही हुआ करती थी और उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा था कि वो हमें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं, हम तो इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करते। और वो सिर्फ इसलिए संगत जी कि हमने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं, हमने गुरुजी से बात की हुई है, हमने गुरुजी को टच किया हुआ है। और वो हमसे लगातार पूछे जा रही थी कि गुरुजी कैसे बातें करते थे, कैसे चलते थे गुरुजी, और मैं सब कुछ याद कर करके उन्हें बताती जा रही थी। अब संगत जी हम लोग 20 जनवरी 2013 को वापस इंडिया आए और हम लोग मिडनाइट पहुंचे थे। तो मैं बहुत थकी हुई थी और मैं सो गई। तो उसी रात को संगत जी मुझे सुबह के 4 बजे सपना आया। गुरुजी ने मुझे कृष्ण जी के दर्शन करवाए और संगत जी वो करीब सपना 2 घंटे तक चला। उसमें मैंने देखा कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और उनके साथ उनके 4-5 सखा हैं एंड इट वाज सो ब्लिसफुल टू सोल, सो ब्लिसफुल टू बॉडी। और फिर संगत जी सुबह मुझे अमेरिका वाली आंटी का फोन आया। तो कहती कि आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि आंटी अपन बाद में बात करते हैं। तो वो बोलती कि नहीं आंटी मुझे अभी आपसे बात करनी है और मुझे आपको ये बताना है कि मुझे रात को कृष्ण जी के दर्शन हुए। एक्चुअली संगत जी मैंने आंटी को बताया था कि गुरुजी गुरु नानक देव जी के, कृष्ण जी के, सबके दर्शन करवा सकते हैं। तो गुरुजी को ये नहीं अच्छा लगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि वो दर्शन करा सकते हैं। चाहे मेरे भाग्य में था या नहीं था, वो तो सेल्फ मेड प्रभु हैं, वो तो मुझे भी दर्शन करा सकते थे। और तब गुरुजी वो सारी बातें सुन रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ और गुरुजी ने मेरी इस बात को रखा कि वो हर मामले में समर्थ हैं और वो मुझे भी दर्शन करा सकते हैं। संगत जी अब आगे का सत्संग मेरा छोटा बेटा सिद्धार्थ चोपड़ा शेयर करेगा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अभी करेंटली कैलिफोर्निया में हूँ। संगत जी जब हम 1997 में गुरुजी के पास जाना शुरू हुए तब मैं 4 साल का था। संगत जी वहाँ पर एक अलग ही ऑरा होता था गुरुजी के दरबार में। तो हम वहाँ जाया करते थे, हम कोई शैतानियां नहीं करते थे और सारी संगत के साथ साथ हम भी चुपचाप बैठ जाया करते थे। संगत जी मैं 2016 में यहाँ पढ़ने आया तब मेरा नी फ्रैक्चर हो गया और यहाँ मैं अकेला हूँ। तो रात में इमरजेंसी में मेरे फ्रेंड्स मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए। रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर आ गया था कि मुझे फ्रैक्चर है और मुझे 8 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और 4 हफ्ते बाद मेरी यूएस में ही एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट थी और उस सर्जन ने दोबारा मेरा टेस्ट किया और उस टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। अब संगत जी मुझे कैसे पता लगा? तो जो सर्जन है वो कभी मेरे नी को देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में मेरे एक्सरे को जूम इन कर रहा है, फिर मुझे देख रहा है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ लगी है, लेफ्ट या राइट नी में? तो मैंने कहा लेफ्ट नी में। फिर उन्होंने टेक्नीशियन से पूछा कि तुमने किसका स्कैन लिया है, लेफ्ट नी का या राइट नी का? तो टेक्नीशियन ने बोला कि लेफ्ट नी
टेक्निक का लिया है। और उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग गया कि गुरुजी मेरे पास में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपको फ्रैक्चर तो है, पहली रिपोर्ट में आया है और 4 दिन में कोई फ्रैक्चर हील नहीं होता, लेकिन वो फ्रैक्चर आपका अब दिख नहीं रहा है और ये नी की बात है। आपको आगे की लाइफ भी निकालनी है, आपको प्रिकॉशंस पूरी लेनी होगी और 4 हफ्ते के बाद आपको दोबारा हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन मैं आज की रिपोर्ट के बेस पे मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप नॉर्मल चलना फिरना शुरू करें। तो संगत जी, मैंने उनकी बात मानी जरूर, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे और वो बहुत टेंशन में थे और गुरुजी से वो अरदास किया करते थे। हालांकि मैं संगत जी डॉक्टर के कहे अनुसार 8 हफ्ते तक बेड पर ही रहा, लेकिन अंदर से जो एक फीलिंग थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे सर्जरी से बचा लिया है, एंड दैट फीलिंग वाज जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। संगत जी, जब यहाँ यूएस में कोविड फैलने लगा तो 18 मार्च का दिन था, तो कैलिफोर्निया में जो गवर्नर है उनका रिकमेंडेशन आया कि सब कुछ यहाँ पर शटडाउन हो रहा है और जितने भी नॉन एसेंशियल बिजनेस है उनको शटडाउन करना पड़ेगा और जितने भी एसेंशियल बिजनेस है वही खुले रहेंगे। अब संगत जी, मैं एक स्किन केयर प्रोडक्ट की कंपनी में काम करता हूँ। अब हमारी कंपनी एसेंशियल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि संगत जी हम लोग जो सैनिटाइजर्स होते हैं, जो मेडिसिन होती है, वो हम नहीं बनाते थे एंड हमारी कंपनी को शट डाउन करना था। एंड संगत जी, मेरे वीजा का ऐसा सीन था कि मेरे वर्क वीजा का लास्ट चांस था और यहाँ पर H1B वीजा के लिए लॉटरी होती है और कितने ही सालों से मेरा लॉटरी में नाम नहीं आ रहा था और अगर इस बार भी नहीं होता तो मुझे स्टूडेंट स्टेटस में जाना पड़ता या छोड़ना पड़ता। अब संगत जी, चूंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ने हमारे अंदर इतना विश्वास डाल दिया है कि मुझे 1% भी टेंशन नहीं थी। और मेरे दोस्त मुझसे पूछा करते थे कि तुम्हारा लास्ट चांस है तो क्या प्लान है, और ऐसा भी नहीं था संगत जी कि गुरुजी के ऊपर सब कुछ डाल करके मैं अपना कर्म भी ना करूं। मैं सारा बैकअप प्लान लेकर चल रहा था कि कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, इसमें इतने पैसे लगेंगे। तो संगत जी 18 मार्च को जब ये सारी डिक्लेरेशन हुई तो हम लोग सब लोग शाम को सलाह कर रहे हैं कि हमें कल सुबह जल्दी भी आना होगा, सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, पता नहीं कितने समय तक बंद रहेगा। तो संगत जी, मेरी कंपनी का जो प्लांट हेड है वो मुझे बुलाता है। तो प्लांट हेड ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा वीजा कब तक है? 30 मार्च तक। मैंने कहा कि नहीं सर, 30 मार्च को तो रिजल्ट आना है, लॉटरी का इनिशियल रिजल्ट आएगा और जो मेरा वीजा है वो तो 25 मई तक का है। तो वो मुझे कहता है कि देखो, अब मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी कंपनी कल से बंद हो रही है और ये कैसे चलेगा और ये कितने दिन तक बंद रहती ये भी नहीं पता है, एंड वी आर लुकिंग टू ट्रैम्प डाउन और हम अपने लोग कम कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि आपका थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा, बट दिस कुड बी एट एंड। तो उनका कहना है कि वैसे तो हम 80 कंट्रीज में सेल करते हैं लेकिन सब कुछ बंद हो चुका है। और संगत जी, ये मेरे लिए शौक ही था, लेकिन गुरुजी ने अंदर से एक विश्वास दिया कि मुझे मेरा काम करते रहना चाहिए। उस दिन संगत जी दिन में क्या हुआ कि एक कॉस्मेटिक की मैगजीन आती है स्किन केयर की, और मैंने उस मैगजीन को कभी नहीं खोला। पता नहीं गुरुजी ने वो मैगजीन मुझसे कैसे खुलवाई। उस मैगजीन का कुछ ईमेल आए हुए थे और मैंने एक ही ईमेल खोला और उसमें लिखा हुआ था यहाँ की यूएस की जो अथॉरिटीज हैं कि यूएस की अथॉरिटीज ने अलाउ कर दिया है कि जो कंपनी सैनिटाइजर्स बना सकती है लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो सैनिटाइजर बना सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर का यहाँ पर शॉर्टेज है और जो करंट मैन्युफैक्चरर है जिनके पास लाइसेंस है वो बना नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने इसमें ये भी मेंशन किया कि हम टेम्पररी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा रहे हैं, बस ये फॉर्मूला है, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप इस फॉर्मूले से सैनिटाइजर बनाएं, क्योंकि हमें कंट्री में सैनिटाइजर की प्रॉब्लम को रोकना है। और पता नहीं संगत जी कैसे मैंने वो ईमेल अपने बॉस को भेजी और मैं अपना काम करता रहा और उस दिन ही शाम को मुझे निकालने वाली बात हुई और मैंने अपनी तरीके से अपना सामान सारा इकट्ठा किया और मैं निकल गया। और वहां से 13 मिनट का ड्राइव है मेरे घर का और मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और वो मुझे बोल रही है कि ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि अब निकाल दिया है, क्या कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं घर आता हूँ और घर आने से पहले मैंने काम किया, मैंने अपने CEO को एक ईमेल किया। तो मैंने उन्हें मेल में लिखा कि मुझे निकालने की बात चल रही है और अगर आप मुझे निकाल दोगे तो कंट्री में मेरा स्टेटस ही खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरा सैलरी रिडक्शन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक बार मुझे CEO ने कहा था कि अगर आप और फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो वी विल स्पेंड द मनी ऑन यू। तो मैंने उस पॉइंट पर भी बात की और कहा
और जो फर्दर स्टडीज की बात थी तो वो मैं अपने एक्सपेंसेस पे भी कर सकता हूँ, वो आप मुझे अलाउ करें। लेकिन मुझे वीजा स्टेटस के लिए आई नीड टू बी एम्प्लॉय एंड इट विल अफेक्ट माई करियर। और ये ईमेल डाल करके मैं घर आ गया। संगत जी, जब मैं घर पहुंचा और मैंने सोचा कि एक बार ईमेल चेक तो करता हूँ कि क्या कुछ रिप्लाई आया या नहीं, और जब मैं अपना इनबॉक्स खोलता हूँ तो उसमें बहुत सारी ईमेल्स रखी हुई हैं। और संगत जी, मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि सीईओ कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा, उसकी कंपनी बंद हो रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उसको वो मेल किया उसके 8 मिनट बाद ही उस सीईओ का मुझे मेल रिप्लाई में आया। और सीईओ ने मुझे मेल में कहा कि हम किसी भी कीमत पर आपको नहीं निकालेंगे, आपने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि आपका वीजा लॉटरी सिस्टम से है, फिर भी अगर इन केस आपका लॉटरी में नहीं है भी आता है, हमने कुछ आगे बात कर रखी है, हम अपने एक्सपेंसेस पे उसको बियर करेंगे। और संगत जी, इस प्रकार का मेल किसी सीईओ से आना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और संगत जी, ये जो मेल आया इसने तो पूरी बाजी ही पलट दी। आई सेड जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ हमारा ध्यान ही नहीं रखते, कई बार गुरुजी हमें वो चीजें भी दे देते हैं जिसके लिए आप डिजर्व भी नहीं करते। और संगत जी, वो जो ईमेल मैंने गलती से जो अपने बॉस को भेजी थी, वो ईमेल सीईओ तक पहुंच गई और उस सीईओ ने वापस प्लांट हेड को फोन किया कि तुम्हारे पास ये मेल कहाँ से आई। तो उसने बताया कि ये तो सुब्रत ने दिया था। अब उस ईमेल की वजह से हमने चेक करा कि हमारे पास तो रॉ मटेरियल सारे थे, और उससे ये हुआ संगत जी कि हमारी कंपनी एसेंशियल बिजनेस में क्लासिफाई हो गई और वो बंद ही नहीं हुई। और संगत जी, जहां वो कंपनी बंद होने वाली थी, कितने लोगों की जॉब चली जाती, और वो कंपनी खुली रही, सबकी जॉब भी बची रही। और सीईओ ने क्या किया कि उसने वो मेल सारी कंपनी को डाली, इंक्लूडिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें उन्होंने मेल में कहा कि हम शुरुआत की कुछ बॉटल्स हैं वो हम बनाएंगे, लेकिन उन्हें बेचेंगे नहीं, हम हॉस्पिटल्स में डोनेट करेंगे। और आज भी संगत जी, काफी सारा हिस्सा सैनिटाइजर का हम लोग सेल के साथ साथ डोनेट भी करते हैं। और उसमें एक नीचे लिखा हुआ भी है, दिस ऑल वॉज पॉसिबल बिकॉज अवर सुपर हीरो सुकरात who shared this information with us। संगत जी, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता था, और ये काम तो किसी लीगल अथॉरिटी का था जो उसे देखता, परखता और हमें बताता। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से वो मेल मैंने देखी, और वो कोई भी देख सकता था, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या किया कि किसी को वो चीज दिखी ही नहीं, और वो मेल मैंने देखा और मुझे इतनी ज्यादा इज्जत मिली। सारी कंपनी के डायरेक्टर्स, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, वो लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं। इतना अप्रिसिएशन, इतना मुझे तारीफ मिली, और मुझे पता था कि ये सब कौन कर रहा है, ये सब सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने हमारी कंपनी को भी ब्लेस किया। जहां दूसरी कंपनीज के बिजनेस कम होते जा रहे थे, वहीं हमारी कंपनी ने 3 गुना 4 गुना बिजनेस किया। तो संगत जी, जब गुरुजी की नजर पड़ जाती है ना, तो वारे न्यारे तो होना ही होना है। और संगत जी, ये सब कुछ अनइमेजिनेबल था, लेकिन जहाँ पर गुरुजी हो, हमें वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने हमारी फैमिली को, सबको बहुत बहुत ब्लेस किया है, और गुरुजी ने जो हमारे अंदर विश्वास पैदा किया है, वो विश्वास आज तक कायम है। संगत जी, गुरुजी पर इसे ही विश्वास कीजिए, श्रद्धा रखिए। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबके काम बनाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।